कई दफा लगता है कि यहाँ इंडिया जो है अकेला पड़ गया। हम वो IMF का लोन नहीं रुकवा पाए, हमारे साथ कोई नहीं आया। नमस्कार। पहलगाम के बाद जिस तरह भारत ने कहा कि हम पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी को मारेंगे, और वैसा ही हुआ। भारत ने पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के 9 अड्डों पर हमला बोला और उन्हें सब के सब नष्ट कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ने इसे अपना हमला समझा और भारत के ऊपर वापसी जवाब दे दिए, जिसमें हमारे सिविलियन मारे गए। हमारे जो हमारे डिफेंस जो सिस्टम का उसे तबाह करने की कोशिश की। हालांकि भारत ने उनको पहले ही कहा था, हमने ना तो पाकिस्तान के डिफेंस को छेड़ेंगे ना वहां के सिविलियन को छेड़ेंगे, लेकिन उल्टा पाकिस्तान ने हमारे सिविलियन के ऊपर अटैक कर दिया। वार शुरू होगा। 3 दिन एक युद्ध हमारा चला पाकिस्तान के साथ, और 3 दिन के बाद सीज फायर भी हो गया। जहां पे भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ जाता है, क्या जरूरत पड़ी इस वक्त सीज फायर की, जब हम युद्ध जीतने जा रहे थे। हमारे साथ है KV जंडियाल साहब। इनसे हम जानना चाहेंगे आपकी जो स्थिति बनी हुई है भारत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। जंडियाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया दर्शी। जंडियाल साहब, जिस तरह से बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें हो रही थी और लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर इस बार युद्ध हुआ तो आर पार हो जाएगा, लेकिन 3 दिन के बाद अचानक सीज फायर हो गया। पाकिस्तान अपनी विजय बना रहा है कि हमने युद्ध जीता है, हम खुद कह रहे हैं कि हमने युद्ध जीता है, लेकिन क्या सचमुच हम इस स्थिति में हैं कि हो गए हैं कि पाकिस्तान को तो हमने घुटनों के बल ला दिया है, या हमने ये सीज फायर कोई मजबूरी के साथ किया है, या क्या चीज थी, किसके पीछे हमें ये युद्ध जो है जिसे हम सारी दुनिया चाहती थी कि आर पार का हो जाए, हर रोज की बात खत्म हो जाए, फिर उसके बाद भी खत्म करना पड़ा। उसके लिए एक परेशानी का बना हुआ सबको, सबके दिल में के मंशा है ये जानने की कि आखिर ये हुआ क्या। अदर जी देखें, ये पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री पिछले कई सालों से दुनिया में ये कह रही हैं, दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, दिस इज टाइम फॉर पीस। क्यों कह रहे हैं? पीस इज नॉट ए वीकनेस, लेकिन ग्रोथ, जो आवाम के मसले हल होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, उसके लिए पीस बहुत जरूरी है। ये हम पे ही लागू नहीं होता, दुनिया भर के जितने भी ममालिक हैं उन सब में ये जरूरी है कि अमन रहे। अमन के दौरान ही ये चीजें हो पाती हैं। और प्रधानमंत्री जी मोदी साहब ने जब ये कहा, और उन्होंने दोनों को कहा, रशिया को भी कहा, यूक्रेन को भी कहा, वो शख्स लड़ाई क्यों करेगा जो सारी दुनिया में ये पैगाम फैलाए कि हम जिसे नो टाइम फॉर वॉर। और अगर आप देखेंगे तो वार का माहौल किसने पैदा किया? पाकिस्तान ने किया। और जब ये 22 अप्रैल का किस्सा ना होता, पाकिस्तान के दहशतगर्द ना करते, और जिस जुल्म और जिस ब्रूटलिटी के साथ जो मारा गया उनकी बीवियों के सामने, बच्चों के सामने, तो आप कल्पना करिए, वो पूरे कौम जो देश है उसकी जो कॉन्शियस है वो चिकट गई। जाहिर था कि उसका जवाब, उससे इंतकाम उसका लिया जाए। तो उन्होंने जैसे पहले लिया था 2 दफा, उन्होंने इस दफा भी किया, लेकिन इस दफा उन्होंने एक जगह नहीं 9 जगह हम टारगेट करके उनके तबाह किए। गवर्नमेंट का कहना है कि हमने 100 मिलिट्री मारे, बट मिलिट्री 100 मरे, 200 मरे, कोई पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको तो ये फॉर्डर है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना मरता है। और ये मतलब जो आप देखें, सबसे बड़ा ब्यूटी ये है कि ये डिफेंस फोर्सेस जो हैं ये उस पर छोड़ा हुआ होता है, हमेशा छोड़ा जाता है। पॉलिटिशियन नहीं लड़ाई करते, पॉलिटिशियन सिर्फ कमांड देते हैं, हाँ जी अब आप करिए जो करना है, लेकिन इसका बदला लेना है हमने।
तो उन्होंने किया, और जैसे हम हमेशा करते हैं, जीतते हैं, वापस आ गए, सब कुछ ठीक हो गया, तो ऐसा है नहीं। अब आपका सवाल था कि पाकिस्तान में वो कहता है हम जीते हैं, तो पाकिस्तान का अगर आप माजी का भी देखें, 1965 वार हुई, हमने मार्च इनटू लाहौर तक हम चले गए, तक याद होगा, फिर चले गए, कुछ जगह पे वो भी आगे थे, ऐसा नहीं है कि एक तरह हम काफी बढ़ गए, हाजी पीर जीता, वो जीता, सब कुछ जीता। तो अल्टीमेटली हर वार जो है, हर जो है वो सीज फायर और खत्म होती है। मासवाए 1971 वार जब आपने एक एरिया को ही लिबरेट कर दिया, क्योंकि वहां पर एक अनरेस्ट था, उनकी वो क्या मुक्ति वाहिनी जो एक सिविल एक चल रहा था, वॉर, सिविल वॉर चल रही थी। ठीक है, इंडिया ने उनको आर्म किया, सब कुछ किया, लेकिन वो एक मुल्क को आज़ाद करवाने का एक था, तो उसमें तो ऑटोमेटिकली जब सरेंडर किया न्याजी ने, तो ऑटोमेटिकली वार खत्म हो गई। तो शिमला एग्रीमेंट हुआ, तो बात खत्म हो गई। तो ये हर कॉन्फ्लिक्ट, हर वार कहीं ना कहीं खत्म होती है। उसके लिए कौन बैकग्राउंड में करता है, क्या हमने सब कुछ तबाह करके खत्म करना है, जहाँ मिडवे खत्म करना है, ये डिपेंड करता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जैसे मैंने कहा कि इंडिया का ऑब्जेक्टिव तो था नहीं वार करने का, इंडिया का ऑब्जेक्टिव तो एक ही था कि हमने 22 सरहद पहलगाम का बदला लेना है और इसको छोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने वो पाकिस्तान में जो की छत्र छाया में पल रहे जो टेररिस्ट थे, उनके 9 ठिकानों को, जैसे आपने कहा कि हमने तबाह किया, और जिसमें काफी लोग मारे गए, और उस जनाजे में जो मिलिटेंट के थे, उनके जनाजे में पाकिस्तान के फौजी भी थे। तो ये तो जाहिर है कि वो स्टेट एक्टर नहीं थे, वो उनका पार्टी था, इनकी जो स्ट्रेटेजी है उसमें पूरा आता है। अब ये मैं 1965 वार की बात कर रहा था, जब वो खत्म हो गई ताशकंद में, जो हो गया, तो पाकिस्तान ने क्या किया, मतलब ब्रेजन कंट्री है ना, ये फेल्ड कंट्री भी कहे ब्रेजन रिस्पेक्ट में, उन्होंने 6 सितंबर को वो विक्ट्री डे मनाते हैं जी। मतलब ये 1965 हारने के बाद वो विक्ट्री डे उसके बाद कहते हैं हम जीते हैं, हम वो सलाह सुन लेते हैं, ये हिंदुस्तान को हरा दिया। वही हाल अब आप समझ लीजिए कि यहाँ भुट्टो साहब साइन करके गए, अपने प्रिजनर ऑफ वार ले गए वापस 95-96 हजार लोग, तो वहां कहता मैं 1000 कट से कट हिंदुस्तान को ब्लीड करूंगा। तो अब जो 3 दिन करगिल में भी यही हुआ, करगिल में भी अगर आप देखें तो वो हमारे एरिया में आ गए, तो किसने किया, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने करवाया कि अपनी फोर्सेस वापस मंगवाओ, नहीं तो हम इंटरवीन करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कोई ना कोई मुल्क आजकल के माहौल में, हर मुल्क चाहता है कि लड़ाई ना हो, क्योंकि लड़ाई फैलती है, और जब दोनों ममालिक के पास न्यूक्लियर आर्सेनल हो, फिर तो और भी तबाही का खतरा रहता है। और दूसरी बात, पाकिस्तान में जहां पर इंडिया ने उनके एयर बेसिस पे मिसाइल का हमले किए, और उसके पास ही जो न्यूक्लियर उनका जो था फैसिलिटी, उसके एक्सेस अप्रोच जो थी वो ब्लॉक कर दी, और उसके पास ही तो अमेरिकन का भी था। बिल्कुल, अमेरिकन ने पाकिस्तान में भी तो ये न्यूक्लियर का रखा हुआ था, तो यह जाहिर है कि अमेरिका जो है वो खुद भी घबराया हुआ था कि ये कहीं ना कहीं फैल ना जाए, तो इसको रोकने की कोशिश की। पॉसिबिलिटी जैसे मैंने कहा हो सकती है, हमने तो नहीं किया है, इंडिया कभी मानेगा नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि इसको इशू बनाना ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। लड़ाई हुई, लड़ाई 4 दिन रही, हम जीते, हमने उनके 11 जो एयर बेसिस पे तबाह कर दिए। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने धावा किया, हमने इतने किए। प्रधानमंत्री हर उस एयर बेस पे जाते हैं और कहते हैं ये इसको कहते हैं वो तबाह करके, ये देखो ये सब ठीक ठाक, ठीक है। तो ये झूठ का पुलंदा जो पाकिस्तान है,
वो इसलिए अपनी हार को भी जीत में कन्वर्ट करता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है। बिल्कुल। एक तो हो गया अपने लोगों को बेवकूफ बनाता है, लेकिन एक क्रेडिट देना पड़ेगा आपको आदर्श जी कि उनका एक जो प्रोपेगेंडा सेल है, हाँ, वो जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन जो है, एक उनका हेडेड बाय सम जनरल ब्रिगेडियर क्या है, वो इतना इफेक्टिव हो चुका है, इतना इफेक्टिव हो चुका है कि मतलब हमारा हम उसका मुकाबला नहीं कर पाए अभी तक। और अनफॉर्चुनेटली जो अगर आप इंटरनेशनल एरिना में अगर झांकें तो काफी जो हमारे दोस्त हैं उनको पाकिस्तान के साथ भी कोई स्ट्रेटेजिक फायदा न समझते हैं, रखते हैं वो स्टेक होल्डर में। तो इसलिए कई दफा लगता है कि यहाँ इंडिया जो है अकेला पड़ गया। हम वो IMF का लोन नहीं रुकवा पाए, हमारे लिए हमारे साथ कोई नहीं आया। ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरफ एक तरफ हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, हर कंट्री में जाते हैं, वहां पे सबसे बड़ा उनको अवार्ड दिया जाता है, उसके बाद जब वक्त आया तो रशिया के अलावा कोई भी कंट्री उनके साथ नहीं खड़ी थी। तो यही है ना जी, मैंने कहा हर मुल्क को एक स्टेट एक दूसरे स्टेट दोनों में से चूज करना पड़ता है कि मुझे फायदा क्या है। तो वो कहते हैं कि हमें क्या लेना देना, ये ठीक है पाकिस्तान को मिल रहा मिल ले, तो ठीक है, वो उनको ले गए, इंडिया ने किया। पर एनीवे, अगर आप कहें हमारी डिप्लोमेसी की कमजोर है, वो ऐसा भी नहीं है, वो सारे हमारे साथ हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, हमारा साथ किस लिए है, हमारा साथ कोई किसी और जगह लड़ाई करने का नहीं है, हमारा एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन नहीं है। हमारा ये नहीं है कि हम नेपाल पे कब्जा कर लें, हमारा ये नहीं है पाकिस्तान पे कब्जा कर लें, श्रीलंका पे कर लें, ये नहीं है हमारा। हम कहते हैं आप अमन से रहो, हमें अमन से रहने दो। क्यों? क्योंकि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा फिक्र है, हम लोगों के मसले खत्म करना चाहते हैं, उनको गुर्बत से निकालना चाहते हैं। दैट इज द मेन एजेंडा। ये लड़ाई जीत के किस कंट्री में आप सिवाय रशिया के वो अंदर चला गया, यूक्रेन के, और बाहर निकलने रहा, बाकी जगह हर जगह बैक वापस आना पड़ता है। लेकिन जनरल साहब, अभी हमने भारत ने 32 कंट्रीज में 60 डेलीगेशन देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो चेहरा है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से आपने कहा बताया कि उनका जो प्रोपेगेंडा तंत्र है वो तेज है, और इनको बेनकाब करने के लिए जो हमारे 7 डेलीगेशन, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भी कह सकते हैं, तो यहाँ से गए हैं, भेजा जा रहा है हर पार्टी से। क्या इसका कोई भारत को फायदा होने वाला है? क्या पाकिस्तान का इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं पढ़ रहा था और आई वाज सरप्राइज्ड कि पाकिस्तान का जो एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन इंस्टीट्यूट, जी जी, वो जैसे ये अभी बात कर रहे थे हम, वो हर साल इंटर्न्स लेते हैं। अच्छा। बच्चे, और बच्चों को ये कहा जाता है कि आपने एंटी इंडिया के ऊपर हर साल हर महीने एक टेस्ट होता है उनका, तो आपने लिख के लाना है कि देखते उसको जो अच्छा होगा उसको इनाम देंगे। मतलब उन्होंने अपने मीडिया में, अपनी सोसाइटी में इतने लोग तैयार कर लिए हैं, उनको प्रोफेशनल बनाया है एंटी इंडिया के ऊपर, सोच जो है उनकी है। और यही चीज जो है उन्होंने दूसरे ममालिक में भी फैलाई है। उनके टाई अप जो है, मैं देख रहा था, उनके टाई अप जो है जितने बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, वाशिंगटन पोस्ट हुआ, BBC हुआ, ये इवन ली मोंडे जो फ्रांस का है उनके साथ भी है। उसका रिजल्ट क्या है, अगर आप देखेंगे तो आपने काम अलग रह गए, वो पाकिस्तान का वर्जन लेते हैं जी, इंडिया का वर्जन नहीं लेते। रिजल्ट क्या है कि जिन कंट्रीज में हो उनमें एक ही इंप्रेशन लगता है कि पाकिस्तान या तो माठी है, बेचारा बन गया, विक्टिम कार्ड प्ले करेगा, या जीत गया। जी, ठीक है, दो चीजें हैं। और दूसरा ये होता है कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं, तो वो इस्लामिक कंट्री है। तो ये कुल मिला के है। तो ये इंडिया, मेरा ये मानना है कि हमने फौज की लड़ाई तो जीत ली, लेकिन कम्युनिकेशन की लड़ाई हम हार गए। जी।
डिस्पाइट द फैक्ट कि इस दफा पहली दफा हर रोज इंडिया ने डिफेंस फोर्सेस की ओर से हर रोज शाम को ब्रीफिंग होती रही है, ठीक है, अच्छी ब्रीफिंग होती रही है। और बाद में आपका डीजीएमओ भी आया तो उन्होंने भी तीनों विंग के बताया कि क्या हमने हुआ क्या नहीं हुआ। दैट हमारी ट्रेजेडी सबसे बड़ी क्या है, हमारे जयचंद बहुत हैं जी, और हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी जो एंटी मोदी हैं, जो लीडर जो हैं, वो पाकिस्तान की खबर को सही मानते हैं। वो कहते हैं हमने इतने रफाल हमने तबाह कर दिए जहाज हिंदुस्तान के, तो उसने बताओ जी आप कंफर्म करो, आप क्यों नहीं बताते तो हमारी बिल्कुल पार्टी उन्हीं की बात को सुनकर सवाल कर रही है सब। ये नहीं कहते कि उनसे कहो कि हमने इतने तो हमारे फौजियों ने या एयरफोर्स वालों ने इतने जहाज उनके तबाह कर दिए, ये नहीं कहेंगे। वो भी वही बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान कहता है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि मोदी जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है, एक क्रेडिट ना ले जाए किसी चीज का, उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए आपने पाकिस्तान का जो फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा को ही ठीक मतलब मानने, और उसको जो ये चीजें इंटरनेशनल भी जाती हैं, तो इसलिए एक बहुत जरूरी बातें होती हैं कि इसको काउंटर करने का। हालांकि इंडिया जो है इट डजंट बिलीव इन फॉल्सहुड, झूठ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी है, कोई भी चीज झूठ बोली जाएगी वो किस कल तक आ ही जाएगी सामने। बिल्कुल। तो इसलिए उसके जो चीज झूठ ना बोलने से अच्छा है कि कई दफा चुप रहते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर हम 32 कंट्री में जा रहे हैं, टर्की में भी जगह जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, वो क्या हमारी इनकी बातों को समझ पाएंगे? ऐसा नहीं। अब देखें, अगर आपने पहले जो था टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं, आज टेक्नोलॉजी के हिसाब से जहां आपने मिसाइल गिराई और बिफोर एंड आफ्टर का सामने दिखाई देता है। नॉट टुडे दे आर्म्ड विद द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको दिखाओगे, ठीक। दूसरा जो है, आपने ऑल पार्टी का एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया कि इंडिया एकजुट है जी, हम अलग नहीं है। और वो उन्होंने उन लोगों को पिकअप किया है जो आर्टिकुलेट करते हैं, जैसे शशि थरूर है। शशि थरूर के सामने अमेरिका में कोई नहीं पैदा हुआ जो उसको रिवर्ट कर पाएगा। हालांकि पाकिस्तान ने भी तैयार किए हैं डेलीगेशन, भुट्टो के उसको लीडर बना के वो भी भेजेगा, लेकिन वो अगर देखेंगे वो जज्बात की बात करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री स्पीच करते हैं जज्बात की, ठीक है, तो वो उसी टाइप की स्पीचें करते हैं। लेकिन जो डेलीगेशन हमारे गए हैं उनमें जितने भी लोग गए हैं उनको तैयारी की गई है, उनके साथ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, उनके साथ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट भी साथ जाते हैं, तो हर चीज का उनको जवाब देना है। तो एक नरेशन जो कायम किया गया है, एक नरेशन ये है कि हिंदुस्तान ने लड़ाई की थी शुरू की, दूसरा नरेशन है कि हिंदुस्तान लड़ाई हार गया, तीसरा जनरेशन ये है कि ये कश्मीर मसला है, कश्मीर नहीं है, कश्मीर हमारा अटूट अंग है, हमारे साथ है, बात खत्म हुई। और आपने देखा होगा 22 साल के बाद जो कश्मीर में रिएक्शन हुआ वो कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ, ये कभी नहीं हुआ। तो ये सब चीजें जो हैं, ये देखो, जब दुनिया को ये पता ना चलेगा कश्मीर में उसका रिएक्शन क्या हुआ, तो जाहिर है कि उन्होंने कहना कि दबा के रखा हुआ है। तो अब ये चीजें, सब चीजें डिफरेंट कंट्रीज में, चाहे वो हमारे फ्रेंडली हैं या नहीं फ्रेंडली हैं, उनको एक प्रेजेंटेशन देने की जरूरत थी, और जिसमें हर पार्टी के हैं, अगर देखे जाए कि इवन मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सबको तो हमारे स्टेट में 3 तो उसमें ये चीजों का एक अच्छा है। और मेरा ख्याल है कि कुल मिला के इसका अच्छा असर होगा, प्रोवाइडेड कि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ जो है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी, आई डोंट वांट टू नेम पीपल, उनको मुंह पे लगाम देनी चाहिए।
बिल्कुल ये जरूरी बात है, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सभी एकजुट होकर बाहर गए और उसका एक प्रभाव भी पड़ेगा, लेकिन अपने ही घर के अंदर अपनी पार्टी के अंदर एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर हम शशि थरूर का नाम ले तो कांग्रेस उसको नहीं पसंद करती, वो उसको भेजना। कांग्रेस ने अपने नाम दिए तो उनका नाम काटा था। इसी तरह दूसरी भी 2 पार्टीज ऐसी हैं। ये एक देश के अंदर उल्टी बहस चल रही है इसकी। तो नहीं, देखिए वो तो आप, ये किसी पार्टी का डेलीगेशन नहीं है, ये गवर्नमेंट ने भेज रही है। गवर्नमेंट हैव टू चूज हु बेस्ट कैन डिलीवर अस। ये वहां रिप्रेजेंटेशन नहीं है, रिजर्वेशन का कोटा नहीं फिक्स किया हुआ। ये बात सही। कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन देनी है हमने, दे दो जी, जो भी आता दे दो। ये उनको चूज करना है कि हु अमंग अदर पार्टी हु द बेस्ट स्पीकर, हु कैन आर्टिकुलेट बेटर, हु कैरी द फेस ऑफ इंडिया। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये फेल हो जाती है डेलीगेशन तो ये गवर्नमेंट का नुकसान होगा ना, पार्टी तो डिसऑन करेगी। उनका आपने भेजा जी, हमें क्या किया, आपने इनको ब्रीफिंग दी, आप रह गए, हमें क्या प्रॉब्लम है, आपने कहा हमने जाने दिया। सो ये जो बहस शुरू हुई है ये अनफॉर्चुनेट है कि आप उस मौके में बहस कर रहे हो। मतलब आप खुद सोचो, अभी वो कंफ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ तो आपके पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ लोगों ने कहा जी आप बताओ जी कितने जहाज हमारे टूर खत्म हो गए, आप बताओ जी वाइस प्रेसिडेंट का अकाउंटेबिलिटी किसकी है, आपने अभी तक क्यों नहीं एक्शन लिया। और ये एक्शन लेना नहीं लेना ये दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ा है। बिल्कुल किसी की गलती है, वो सिस्टम है, कैसे होगा वो दुनिया पूरी फौज को डिमोरलाइज नहीं करना होता। आप एक स्टेट क्राफ्ट होता है, ये कोई सिविल सर्वेंट ने चोरी की और उसको निकाल दिया वो नहीं है। ये इंडियन की सिक्योरिटी का भी है और हमारी जो फोर्सेस हैं उसमें हर तबके के लोग हैं, हम किसी पे उंगली नहीं उठा सकते। एक्शन जो होता है वो लिया जाता है, वो कई दफा एक्शन बताया भी नहीं जाता, इसलिए मैं आता कि इट हैज इम्प्लीकेशन विद इन द फोर्स। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये सही बात है, एक्शन बताया नहीं जाता, एक्शन किया जाता है, और ऐसा ही हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद जुनेद साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। नमस्कार।